ग्रीस के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री ग्रोट ने कहा है, किसी भी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सरकार के लिए ये अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार न केवल वहां के बहुसंख्यक लोगों में हो, बल्कि देश के समस्त नागरिकों में किया जाए। क्योंकि कोई भी शक्तिशाली और दुस्साध्य हठी अल्पमत वाला वर्ग, चाहे वो स्वयं इतना शक्ति संपन्न न हो कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सके, पर स्वतंत्र शासन का कार्य संचालन दुरूह या कठिन तो बना ही सकता है। वैधानिक नैतिकता से ग्रोट का अभिप्राय यह है, विधान के स्वरूपों के प्रति ऐसी परम श्रद्धा हो जो उन स्वरूपों के अधीन रहकर और उनके अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकारियों की आज्ञाओं को मनवाती हो, किंतु साथ ही निश्चित विधि प्रतिबंधों के अधीन भाषण तथा कार्य स्वतंत्रता की वृत्ति पैदा करती हो, और साथ साथ उन्हीं प्राधिकारियों के लोक कार्यों के बारे में अबाधित आलोचना की सुविधा देती हो, और इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मन में ये विश्वास भी पैदा करती हो कि दल संघर्ष जनित कटुता के होते हुए भी संविधान के स्वरूपों के प्रति उसके विरोधियों के हृदय में वही आदर होगा जो उसके हृदय में है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि प्रजातंत्रात्मक विधान को शक्तिपूर्वक चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है। किंतु इससे परस्पर जुड़ी दो बातें हैं जिन्हें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते। उनमें एक तो यह है कि शासन पद्धति का विधान पद्धति से बड़ा सन्निकट संबंध है। शासन पद्धति भाव और स्वरूप दोनों की ही दृष्टि से विधान पद्धति के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधान के स्वरूप को बदले बिना ही केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके विधान को पूर्णतः उलट देना तथा शासन को विधान की भावना के अनुरूप और प्रतिकूल बना देना बिल्कुल संभव है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल वहीं पर जहां लोगों में वैधानिक नैतिकता का प्रसार है, जैसा उपरोक्त इतिहासवेत्ता ने बताया है, इस बात का जोखिम उठाया जा सकता है कि शासन के विस्तार की बातों को विधान में न रखकर उन्हें विधान मंडल पर छोड़ दिया जाए। अब प्रश्न है, क्या वैधानिक नैतिकता का प्रसार हम संभव मानते हैं? वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक, प्रकृति जन्य नहीं होती। इसे अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। हमें वो जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः ही अप्रजातांत्रिक है और यहां प्रजातंत्र सिर्फ ऊपरी आवरण है। ऐसी परिस्थिति में शासन संबंधी नियम तय करने का काम विधान मंडल पर न छोड़ना ही श्रेयस्कर है। इस मसवदे के विरुद्ध दूसरी आलोचना ये की गई है कि इसमें कहीं भी भारत की प्राचीन राजनीति को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये कहा जाता है कि इस नवीन विधान का निर्माण प्राचीन हिंदू राज्य परंपरा के आधार पर होना चाहिए था और इसमें पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों का समावेश न कर ग्राम और जिला पंचायतों की भित्ति पर इसे खड़ा करना चाहिए था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी विचारधारा बहुत आगे अति की ओर चली गई है। वे कोई भी केंद्रीय या प्रांतीय शासन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि भारत में केवल ग्राम सरकारें हों। बुद्धि संपन्न भारतीयों का ग्राम समाज के प्रति जो प्रेम है वो यदि कारुणिक नहीं तो असीम तो अवश्य ही है। जो लोग इन ग्रामों पर गर्व करते हैं वे इस बात का विचार ही नहीं करते कि आखिर देश के भाग्य निर्माण में तथा उसके कार्यकलाप में इन ग्रामों ने कितना कम हाथ बटाया है और क्यों। मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग प्रांतीयता की, सांप्रदायिकता की निंदा करते हैं वही ग्रामों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे ग्राम है क्या? ये कूप मंडुकता के परनाले हैं। अज्ञान, संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता की काली कोठरियां हैं। मुझे तो प्रसन्नता है कि विधान के मसवदे में ग्राम को अलग फेंक दिया गया है और व्यक्ति को राष्ट्र का अंग माना गया है। विधान के मसवदे की इसलिए भी आलोचना की गई है कि इसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्थाएं रखी गई है। इस देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही वर्ग एक गलत रास्ते पर चले हैं। बहुसंख्यक वर्ग की यह गलती है कि उसने अल्पसंख्यक वर्ग का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया और इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग की वो गलती है कि उसने अपने को सदा के लिए अल्पसंख्यक बनाए रखा। अब एक ऐसा मार्ग निकालना ही होगा जिससे ये दोनों गलतियां दूर हो। मार्ग ऐसा होना चाहिए जो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मानकर आगे बढ़े।
साथ ही मार्ग ऐसा भी हो जिससे एक दिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों वर्ग मिलकर एक हो जाएं। विधान के इस मसविदे में मौलिक सिद्धांतों के बाद ही निर्देशात्मक सिद्धांत रखे गए हैं। वे सिद्धांत परिषदात्मक प्रजातंत्र के लिए निर्मित विधान की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह कहा गया है कि ये सिद्धांत केवल पवित्र घोषणा के ही रूप में है। इनमें दायित्व आरोपित करने की शक्ति नहीं है। निश्चय ही ये आलोचना व्यर्थ और अनावश्यक है। स्वयं विधान में ये बात कई शब्दों में कही गई है। अगर ये कहा जाए कि इन निर्देशात्मक सिद्धांतों के पीछे कानून का कोई बल नहीं है, तो मैं इसे मानने को तैयार हूं। किंतु ये मानने को मैं कदापि तैयार नहीं हूं कि दायित्व आरोपित करने की इनमें कोई शक्ति है ही नहीं। कोई भी विधान सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता, और इसके अलावा स्वयं मसविदा समिति ने उसे और अच्छा बनाने के लिए कई संशोधनों का सुझाव रखा है। पर प्रांतीय विधान मंडलों में इसके संबंध में जो बहस हुई है, उसके आधार पर मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि प्रस्तुत विधान, जैसा कि मसविदा समिति ने इसे स्थिर किया है, इस देश के कार्यारंभ के लिए काफी अच्छा है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रस्तुत विधान व्यवहार योग्य है। ये लचीला है और इतना सबल है कि युद्ध एवं शांति दोनों ही समय में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। मैं ये कहूंगा कि यदि नवीन विधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है, तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा विधान खराब था, बल्कि ये कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ व्यक्ति ही अधम था। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को दिए गए विस्तृत उद्बोधन के संपादित अंश।